नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में खेती किसानी संबंधी उपयोगी जानकारियां लेकर एक बार फिर खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आइए देखते हैं क्या नया है आज के कार्यक्रम में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी ऑफिस का उद्घाटन, एक जिला एक फोकस उत्पाद के लिए केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया पौधा प्राधिकरण भवन का शिलान्यास, किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी ऑफिस का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस ऑफिस से पीएम किसान एवं टेक्नोलॉजी से जुड़े अनेक कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा, आइए जानते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की यात्रा में एक नया आयाम आज जुड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का हमेशा से इस बात पर बल रहा है कि देश का विकास हो, किसान की आमदनी दोगुनी हो और देश की कृषि आगे बढ़े। काम सारे होने चाहिए, लेकिन पारदर्शिता के साथ होना चाहिए और पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजना और लाभ पहुंचना चाहिए। इस दृष्टि से आपने अनुभव किया होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि एक भारत सरकार का बाह्य कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से आरंभ हुआ। आज देश के लगभग 11 करोड़ से अधिक किसान उससे जुड़े हुए हैं। सभी लोगों को सीधा उनके अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का है, उसके माध्यम से भी कृषि के क्षेत्र में जो गैप्स हैं उनको भरने की एक सफलतम कोशिश की जा रही है। किसान को जो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव में चाहिए वो उसको उपलब्ध हो, उसका वो उपयोग कर सके और फसल के उपरांत जो नुकसान उसको प्रतिवर्ष भुगतना पड़ता है उससे उसे बचाया जा सके। ऐसे अनेक कार्यक्रम भारत सरकार कृषि मंत्रालय की ओर से ले रही है। उन सब कामों को ठीक प्रकार से क्रियान्वित किया जा सके, इसके लिए सरकार का अपना अमला भी है और कुछ आईटी के क्षेत्र में जो एक्सपर्ट कंपनीज हैं, संस्थाएं हैं, उनके साथ भी मंत्रालय ने एमओयू किया है। उन सब के साथ मिलकर हम लोग काम करें और इन सारे कार्यक्रमों को सफलता प्रदान करें और ये सब कार्यक्रम किसान के पास आसानी से पहुंच सकें और जो डेटा है उस डेटा को हम संकलित करके उसका विभिन्न प्रकार से उपयोग कर सकें। और वो जब एक बार डेटा मंत्रालय के पास आ गया तो किसी भी प्रकार की जो योजना चल रही है उससे उसको लिंक किया जा सके, उसका उपयोग किया जा सके। दूसरी जो संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर हम कैसे काम कर सकते हैं, इस सब दृष्टियों से काम करने के लिए निश्चित रूप से एक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक ऑफिस की आवश्यकता थी, क्योंकि कृषि मंत्रालय में स्थान की कमी है। इसलिए ये नया ऑफिस आज प्रारंभ किया गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि विवेक अग्रवाल जी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वो इस काम को देखते हैं। संजय अग्रवाल जी हमारे सचिव हैं, उनके नेतृत्व में सारा कामकाज आकार ले रहा है। यह सफल हो इसके लिए मेरी और हमारे राज्य मंत्री कैलाश जी, शोभा जी, इन सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी ऑफिस के बारे में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव विवेक अग्रवाल ने क्या कहा, आइए जानते हैं। कृषि भवन में जो मेन हमारा मंत्रालय का कार्यालय है
उसमें तो सारा काम चलता ही है। ये जो नया कार्यालय बना है, इसके पीछे मतलब ये है कि जो टीम्स हैं अलग अलग, जो अभी नई टीम्स बनी हैं एग्री इंफ्रा फंड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो अब इस्टेब्लिश हो रहा है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो हमारे पार्टनर्स आए हैं डिजिटल डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनके लिए, और साथ में जो हमारी पीएम किसान और पीएम किसान मानधन की टीम है उसको प्रॉपरली एक टीम वर्क बनाने के लिए और उनको अच्छा एनवायरनमेंट में काम करने की सुविधा देने के लिए ये ऑफिस बना है। कृषि भवन में स्थान की कमी भी थी और हम टीम्स को जिस प्रकार की फैसिलिटी देना चाहते थे और जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हम देना चाहते थे वो नहीं दे पा रहे थे। तो अब ये सोसाइटी में इस ऑफिस के बनने से हम लोग बहुत सारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके काम कर सकेंगे और जो टीम वर्क है उसको बढ़ावा दे के यहाँ पे काम कर सकेंगे। इस ऑफिस में अगर आपने नोट किया हो तो यहाँ पे चेम्बर्स नहीं है, यहाँ पे ओपन सीटिंग की व्यवस्था है ताकि जो लोग काम करें वो ओपन एनवायरनमेंट में काम करें, थोड़ा सा सरकारी मानसिकता से हट के काम करें और एक एफिशिएंट और कॉम्पिटेंट टीम के तरह काम करें। और मुझे उम्मीद है कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हुआ है इसका उपयोग सभी टीम्स मिलके करेंगी और जो यहाँ पे हमारे कंसल्टेंट्स हैं, हमारे आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो सब मिलके जो हमारा फार्मर्स वेलफेयर का एक को इम्प्लीमेंट करने का हमारा ध्येय है, हमारा मकसद है, उसको हम अच्छे से पूरा कर पाएंगे। सरकारी से हट करके सर कॉरपोरेट कल्चर आपने लाया है। नहीं हो, ये कहना तो गलत है कि कोई कल्चर कॉरपोरेट होता है या सरकारी होता है। ये ज़रूर है कि नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिसेज में ओपन स्पेसेस कम होती हैं और टीम वर्क के लिए जो जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है कई बार वो नहीं हो पाता क्योंकि बिल्डिंग्स पुरानी हैं। अगर आप नए परिवेश में काम करते हैं और आपको टीम वर्क के लिए प्रॉपर स्थान मिलता है और काम करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो मोटिवेशन भी होती है टीम्स को काम करने की। और दूसरा जो आईटी की रिक्वायरमेंट है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम प्रोफेशनल्स करते हैं, उसमें जो भी मॉडर्न परिप्रेक्ष्य है और जो मॉडर्न व्यवस्था है वो सरकारी व्यवस्था में भी होनी चाहिए, तो वो इस सोसाइटी के कार्यालय में वो पूरी होगी। और जो 3 या 4 बड़े नए इनिशिएटिव्स हैं कृषि मंत्रालय के, वो यहाँ से संचालित हो पाएंगे। इसमें सर जैसे किसान सम्मान निधि योजना है और इसमें टेक्नोलॉजी की जो कमी महसूस की जा रही थी, इसके माध्यम से दूर हो सकता है। जितनी भी नई योजनाएं हैं पीएम किसान सम्मान निधि पे, वो टेक्नोलॉजी आधारित ही उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। पर जब भी आप कोई टेक्नोलॉजी आधारित काम करते हैं तो उसमें सुधार की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है और नई टेक्नोलॉजीज़ बहुत तेज़ी से बदलती हैं। तो उस बदलाव को और सुधार को लाने के लिए जिस प्रकार का एनवायरनमेंट होना चाहिए और लंबे समय तक जो काम करने का एनवायरनमेंट होना चाहिए वो यहाँ पे उनको मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम और प्रभावी तौर पे जो सीधा किसान तक हमारी पहुँच है और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की हमने शुरुआत की है उसको आगे चल के जो डिजिटल एग्रीकल्चर और स्मार्ट और प्रिसीशन एग्रीकल्चर की ओर हम ले जाना चाहते हैं, वो सब यहाँ पे काम हो पाएंगे। सर किसान जानना चाहते हैं कि जो नेक्स्ट किस्त है वो कब तक मिलने की आशा है? जो नेक्स्ट पीएम किसान की किस्त है वो 1 अगस्त से ड्यू है, तो हम तैयारी कर रहे हैं कि अगस्त के माह में ही वो पैसा किसानों के खाते में जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर के पहले सप्ताह तक हम कोशिश करेंगे कि किसानों तक सारा पैसा उनका पहुंच जाए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी ऑफिस के बारे में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निदेशक राकेश कुमार तिवारी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सर राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम में सोसाइटी के जो आज ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, ये खासतौर से अगर हम प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ये सर किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है? देखिए, इस सोसाइटी को बनाने का जो पीछे मुख्य कारण ही है कि जितने भी किसान की कल्याणकारी योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है और समय समय पर ला रही है, उसका क्रियान्वयन यहाँ से हो। यहाँ पे जितने भी डीबीटी से संबंधित जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किसानों को किया जाता है, साथ ही साथ अब इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग समय की मांग भी है और सरकार उस पर बहुत ध्यान दे रही है। इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं और इस तरह की जितने भी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जो उपयोग से योजनाएं चलाई जाएंगी, उसका क्रियान्वयन, पूरा क्रियान्वयन इसी सोसाइटी से किया जाएगा। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के वहां पर के कृषि भवन में सारा ऑफिस है, तो ये कि नया ऑफिस के उद्घाटन के पीछे क्या सर वजह?
देखिए वहाँ पर जो ऑफिस है वो अलग अलग सरकारी कामों के लिए डिवीज़न के हिसाब से बना हुआ था। अभी हमारी जो बहुत सारी टीमें हैं जो आईटी से रिलेटेड काम कर रही हैं, जो एग्री स्टैक से रिलेटेड काम कर रही हैं, जो यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड काम कर रही हैं, जो पीएम किसान योजना में टेक्नोलॉजी का काम देख रही हैं, वो सब टीमें अलग अलग जगहों पे बैठ रही थी, जिससे उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था और उनसे जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। तो इस जो ऑफिस को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी तरह से हो पाए और उन योजनाओं में और बेहतर कोऑर्डिनेशन, बेहतर सिंक्रोनाइजेशन के साथ काम हो और जिससे इसमें और गति मिले और जो नई आयाम हैं वो हम बहुत जल्दी प्राप्त कर पाएँ। सर कई प्रोग्राम है और टेक्नोलॉजी से संबंधित आपने जैसे बताया कि कोऑर्डिनेशन, तो आखिर ये कोऑर्डिनेशन कौन देखेंगे, किस तरह से काम? देखिए हर योजनाओं के लिए अलग अलग अधिकारी हैं। यहाँ पे जो सीईओ हैं वो श्री विवेक अग्रवाल एडिशनल सेक्रेटरी, वो सीईओ हैं यहाँ के, वो रहेंगे। उसके नीचे अधिकारी रहेंगे। अधिकारियों के नीचे जो टीमें हैं वो रहेंगी, जो टेक्निकल काम देखेंगी, जो कंसल्टेंसी से रिलेटेड हैं, जो नए प्रपोजल्स बनाएंगी, उसकी अलग अलग टीमें रहेंगी, जिसमें आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से यहाँ हो पाएगा और क्योंकि सभी टीमें यहीं बैठेंगी। यानी कि सारी जितने आप बता रहे हैं सर प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी से संबंधित है, सभी का विवेक अग्रवाल जी जो एडिशनल सेक्रेटरी वो देखेंगे। इस सोसाइटी के अंदर जितने भी काम आएंगे, जैसे अभी पीएम किसान है, एग्री इंफ्रा फंड है और जो आपका यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म जो एक किसानों का बन रहा है, जिसमें सभी किसानों के लिए एक फार्मर आईडी उनको दी जाएगी और एक पूरा डेटाबेस सभी स्टेट्स के, राज्यों के डेटाबेस से उनके लैंड रिकॉर्ड को इंटीग्रेट करते हुए, जीआईएस को इंटीग्रेट करते हुए ये एक डेटाबेस बनाया जा रहा है, वो जो कि जिसको हम एग्री इकोसिस्टम कहते हैं, एग्री स्टैक, वो पूरा काम यहीं से होगा। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वन डिस्ट्रिक्ट
वन फोकस प्रोडक्ट कार्यक्रम देश के 728 जिलों के लिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों के उत्पादों को कवर करता है। सरकार ने बागवानी के एकीकृत विकास मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, एक जिला एक फोकस उत्पाद के लिए केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना की औपचारिकता के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट कार्यक्रम देश के 728 जिलों के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादों को कवर करता है। पीएमएफएमई मौजूद सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। ये योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने के लाभों को प्राप्त करने के लिए एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण अपनाती है। पीएमएफएमई योजना में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को मजबूत करने, सामान्य सुविधाओं के प्रावधान, ऊष्मायन केंद्र, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास, विपणन और ब्रांडिंग की परिकल्पना की गई है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन की बढ़ी हुई क्षमता किसानों द्वारा बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए है। ये योजना 2020-21 से 2024-25 तक 5 साल की अवधि के लिए लागू की जा रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा, नई दिल्ली में पौधा प्राधिकरण भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि पौधा प्राधिकरण के माध्यम से किसानों के अधिकारों का संरक्षण हो रहा है, जिसके लिए भारतीय संसद ने दुनिया के लिए यह एक अनूठा मॉडल दिया है। इससे किसान अपनी परंपरागत किस्मों के ऊपर और अन्य किस्म के अपने ही पैदा किए हुए बीज के ऊपर अधिकार प्राप्त कर सकता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा, नई दिल्ली में पौधा प्राधिकरण भवन का शिलान्यास किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पौधा प्राधिकरण के माध्यम से किसानों के अधिकारों का संरक्षण हो रहा है, जिसके लिए भारतीय संसद ने दुनिया के लिए ये एक अनूठा मॉडल दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में राष्ट्रीय IPR नीति 2016 नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाओं व संशोधनों के जरिए लागू की गई है। पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंध है और केवल इसी IPR के लिए फसलों को उगाया जाता है। नई IPR नीति के तहत IPR प्राधिकरणों को सरकार द्वारा आवश्यक जनशक्ति व बुनियादी ढांचा प्रदान कर मजबूत किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा भवन निर्माण के रूप में ये बड़ा बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर PPVFRA को भी सशक्त किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि इस भवन के बनने से प्राधिकरण के न्यायालयों की स्थापना के लिए 1 मंजिल व अन्य समर्थन प्रणालियों के साथ रजिस्ट्री कार्य के लिए 2 मंजिलों की व्यवस्था रहेगी, जिससे आगंतुक किसानों व उपभोक्ताओं को आसानी होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया गया है। ये प्लेटफॉर्म किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। कृषि और किसान देश की रीढ़ है। इन दोनों की उन्नति के लिए सरकार की ओर से काफी सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। आज के दौर में जब हर चीज डिजिटल हो गई है, तो कृषि और किसान भी पीछे क्यों रहे। जी हाँ, इसी को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया गया। इस प्लेटफॉर्म पर किसान अपनी पसंदीदा भाषा में संबंधित जानकारी ले सकेंगे। कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री वैष्णव ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसान सीधे तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र के संबंधित वैज्ञानिकों, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह ले सकते हैं। वहीं केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने आश्वासन दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, संचार मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसानों को सशक्त बनाने में जरूरी सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अभी समय हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा विशेष कार्यक्रम जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। किसानों के कल्याण के लिए मोदी सरकार ने एक नया सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। इस नए मंत्रालय से किसानों को किस तरह का लाभ मिलेगा, इसके बारे में दूरदर्शन किसान से खास बातचीत में जानकारी दे रहे हैं नेफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार। कृषि में सहकारिता का क्या महत्व है, किसान इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं और इस सहकारिता को लेकर के देश भर में क्या कुछ चल रहा है, इसके संबंध में बात करने के लिए नेफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्ढा जी हैं। ये सर, अगर हमें बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो इसमें सर किसान और देश भर की अगर किसान है किस तरह से जुड़ते हैं, क्या सर इसकी स्थिति है? देखिए, भारत में 70% से ज़्यादा जो किसान हैं वो छोटे हैं, जिनको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं। तो उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो अकेले में अपना एग्रीकल्चर करके अगर अपने प्रोड्यूस को मार्केट में ला के बेच सकें। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे किसान हैं मिल के जब काम करते हैं तो वो 2-3 प्रारूप में काम करते हैं। एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है या एफपीओ है। तो सोसाइटीज़ जो है हमारे देश में 100 साल से ज़्यादा से हम देख रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो जो छोटे किसान हैं उनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक बहुत ही अच्छा फोरम है जहाँ पे वो अपनी खेती मिल के कर सकते हैं, उनके इनपुट्स ठीक से ले सकते हैं और जो एक्सेस टू उनके लिए जो इसका फाइनेंशियल असिस्टेंस जो लेनी है उन्होंने, वो उनको एक साथ मिल सकती है। उसके बाद जो प्रोड्यूस है उसका वैल्यूडेशन करना है, मार्केट लेके जाना है और गवर्नमेंट की स्कीम्स को कैसे अवेल करना है। तो छोटे किसान के लिए अगर आप देखोगे तो सोसाइटीज़ जो हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं, दे एक्ट एज ए ब्रिज। वो एक ब्रिज हैं फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में। तो गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स कैसे एक छोटा किसान लाभ ले सकता है वो सोसाइटी के माध्यम से कर सकता है। जैसे आपने बताया कि छोटा किसान है वो सरकार के स्कीम्स को फ़ायदा ले सकता है, लेकिन सर छोटा किसान होता है उसको बहुत कुछ ये मालूम नहीं होता है कि हम किस सोसाइटी से जुड़े, किस सोसाइटी से नहीं जुड़े। जैसे अभी एफपीओ की भी बात हो रही है, तो एफपीओ के बारे में भी अभी बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। ख़ासतौर से अगर हम छोटे किसान रिमोट एरिया की बात करते हैं तो ठीक इसी तरह से सर कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव के भी बारे में छोटे से किसान नहीं जानना चाहता है। तो सर क्या आप किसान को एक बता सकते कि हाँ छोटे किसान आप हैं तो आप किस तरह से जुड़ सकते हैं? देखिए, जैसे नेफेड एक संस्था है, हमारे 1000 से ज़्यादा हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारे मेंबर हैं। तो देश भर में अगर आप देखेंगे 10 लाख के आसपास हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट तरह की हैं। उसमें एग्रीकल्चर की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो छोटा किसान जो है अपने गांव में, अपनी पंचायत में उनके पैक्स हैं, तो पैक्स के माध्यम से वो अपनी सोसाइटीज़ जो है उसके मेंबर बन सकते हैं और गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं, इनपुट हो जिसमें उनको खाद मिलता है, बीज मिलता है या कोऑपरेटिव बैंक से लोन मिलना है, तो वो सारी सुविधाएं जो है छोटा किसान अपने पंचायत में ही जो उनकी पैक्स है उसके माध्यम से ले सकता है। अदरवाइज़ हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, नेफेड की सोसाइटीज़ हैं, दूसरी संस्थाएं हैं जो उनकी सोसाइटीज़ है, उसको भी ज्वाइन कर सकता है एट ए टाइम। सर इसमें कुछ प्राथमिक सहकारिता है, फिर उसके बाद में जिला लेवल के है और फिर स्टेट लेवल के है। सर ये तीनों बेसिकली क्या है और तीनों में किसानों को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है? देखिए, जैसे आपने कहा प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो पंचायत लेवल पे हैं, फिर ज़िला लेवल पे हैं। उसके बाद स्टेट में अगर आप देखते हैं कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार होते हैं जो
सारी सोसाइटीज़ को रजिस्टर करते हैं, और स्टेट लेवल पे हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की फेडरेशन होती है। तो हर स्टेट में एक फेडरेशन है और सारी सोसाइटीज़ जो उस फेडरेशन की मेंबर होती है, और कोऑपरेटिव जो रजिस्ट्रार होते हैं वो उनको रेगुलेट करते हैं, जो उनका स्टेट का कोऑपरेटिव एक्ट है या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ CRCS है जो उसको मॉनिटर करते हैं। तो ये ढांचा जो है पूरे देश में है, और अगर आप नेशनल लेवल में देखेंगे तो एपेक्स लेवल में नेफेड जैसी संस्थाएं हैं जो टॉप लेवल पे हैं, तो कोई भी राज्य स्तर की इकाई हमारी नेफेड की मेंबरशिप ले सकती है। तो आज की डेट में सारी जितनी स्टेट्स हैं सब ने मेंबरशिप हमारी ली हुई है। तो किसान अगर डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जुड़ा है या डिस्ट्रिक्ट में जुड़ा है, वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ जुड़ जाता है। तो ये बहुत अच्छा है जो नेटवर्क है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे अगर आप, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सर, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से अभी आपने बताया कि पैक्स है, वहाँ पर उनके माध्यम से चाहे धान की बिक्री है, गेहूं की बिक्री है, तो ठीक है, क्या इसी तरह से उनको सारे फाइनेंशियल कुछ असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ता है, तो क्या ये अवेलेबल हो सकता है? देखिए, जो छोटी सोसाइटीज़ हैं उनके लिए कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं वो उनको लोन देते हैं, इंटरेस्ट बहुत ही कम इंटरेस्ट पे देते हैं, इंटरेस्ट फ्री भी देते हैं। तो आज की डेट में कोई भी सोसाइटी अगर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से लोन लेती है तो उसको अपनी कोलेटरल या क्रेडिट गारंटी नहीं देनी है, वो क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट देती है उस प्रोजेक्ट के लिए। अगर किसी सोसाइटी को गोडाउन अपना लगाना है तो गोडाउन का प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से फंडिंग करा सकते हैं, और उसका जो जितना भी कोलेटरल होगा वो उनको गवर्नमेंट देगी और मॉर्गेज कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है जो अभी एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो अनाउंस किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ का, तो उसमें छोटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो सब इसका लाभ ले सकते हैं, जिसमें 2 करोड़ तक की राशि उनको सैंक्शन हो सकती है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट का सबवेंशन जो है 3% का है, और 4 साल 5 साल के बाद EMI देनी है। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है जिसको हमारी छोटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकती हैं। और अल्टीमेट हमारा एम यह है कि FPOs और सोसाइटीज़ जो मिल के फार्म गेट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, ताकि किसान को जब कुछ खरीदना है या बेचना है उसके लिए दूर ना जाना पड़े, अपने गांव में अपनी पंचायत में वो कर सकें। इसी के साथ ही हमारे आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आप YouTube के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन करें और YouTube पर किसी भी वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। हाजिर होंगे कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां लेकर एक बार फिर से। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़। खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। किसान बदलते